हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कोई डाउट है आपका? नहीं है कोई डाउट? देखो, स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक जो स्पर्म है, ठीक है, वो ओवम के पास किस प्रकार से पहुंचता है, ठीक है, और किस तरह से उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो सेकंड टॉपिक था अपना सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मेल है, ठीक है, वो दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक जो गैमेट है उसका कॉम्बिनेशन था 22+XX, सॉरी 22+X, और दूसरे का था 22+Y। जबकि फीमेल है वो एक टाइप के ही गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही थी, 22+X और 22+X। जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो जो भी बच्चा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा, ठीक है। यदि हमने पढ़ा था कि अगर जो स्पर्म है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन 22+X होगा, ठीक है, तो देखो फीमेल से तो एक टाइप का ही गैमेट आएगा हमेशा, 22+X, और जो मेल है उसमें जो दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, अगर उसमें से 22+X कॉम्बिनेशन वाला गैमेट आता है तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 44+XX, और XX जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है फीमेल का। अगर XY कॉम्बिनेशन बनता है इसमें 44+XY, तो वो बनेगा मेल। मतलब कि जो पूरा डिटर्मिनेशन है सेक्स का वो डिपेंड करता है किस पर, जो मेल गैमेट्स है उस पर, ठीक है। और संभावना होती है इसमें कि जो प्रोड्यूस होने वाला जो बेबी है, ठीक है, उसकी 50% संभावना होती है कि वो मेल होगा और 50% उसकी संभावना होती है कि वो फीमेल होगा, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, देन उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक अपना भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जो भ्रूण है इसकी स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, या डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे ही देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो दो गैमेट्स थे अपने, एक मेल एक फीमेल, दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी थी, क्योंकि जो है हमारे गैमेट्स है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम जायगोट या युग्मनज। भाई ये मेल गैमेट, सॉरी, और ये फीमेल गैमेट, ठीक है, ये दोनों हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक डिप्लॉइड जायगोट या डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसे कहते हैं हम जायगोट या युग्मनज। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये जो जायगोट या युग्मनज बन गया, ठीक है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कितने स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट होता है, और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से इसमें चेंजेस आते हैं या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। देखो, निषेचन के पश्चात जो प्रथम 8 सप्ताह की जो गर्भावस्था होती है या 8 सप्ताह का जो गर्भ होता है, या जिसे हम बेसिकली कहते हैं भ्रूण होता है, ठीक है,
उसके अध्ययन को कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। जंतु एम्ब्रियोलॉजी के जो जनक हैं वो है कार्ल वॉन बेयर, यानी कि कार्ल वॉन बेयर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जो ह्यूमंस का जो जायगोट है, ठीक है, यह हम कहते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, उस पर रिसर्च किए, उस पर अध्ययन किए, इसलिए इनको जंतु जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका फादर कहा जाता है। ठीक है। इसमें अनेक सक्सेसिव स्टेज होती है। अब देखो एम्ब्रियोलॉजी है, जैसे मैंने बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी यानी कि हम जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे या जायगोट के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी स्टेजेस आती है। ठीक है, या हम कैसे कह सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो जायगोट बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 हैप्लॉइड गैमेट मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसे कहते हैं हम जायगोट। ठीक है। अब ये जो जायगोट है, इस जायगोट में स्पेसिफिक डिविजन्स चलते हैं, स्पेसिफिक डिवीजन या विशिष्ट विभाजन जिनको बोलते हैं विदलन। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज कौन सी हो गई, विदलन। अब विदलन में क्या होता है कि जो भ्रूण है या जो युग्मनज है, ठीक है, उस युग्मनज में समसूत्री विभाजन चलते हैं। लेकिन इस समसूत्री विभाजन की एक खासियत है, ठीक है, जैसे एक अपना जायगोट है या युग्मनज है, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा ना तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये जो 2 कोशिका बन रही है ना, ठीक है, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है यहां पर। ठीक है, लेकिन इस युग्मनज का आकार सेम ही रहता है। ठीक है, जो डिप्लॉइड सेल बनी है उससे 2 कोशिका बनेंगी, 4 बनेंगी, 8 बनेंगी, 16 बनेंगी, 32 बनेंगी। ठीक है, इस तरह से ये विभाजन चलता रहेगा। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर थी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल युग्मनज बना था, जिसका साइज था ना, तो ये सेम साइज का रहेगा, इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इनको विशिष्ट विभाजन बोला है। अब विशिष्ट विभाजन होगा यानी कि विदलन होंगे, तो विदलन होंगे तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, 2 कोशिका बनेंगी, 4 कोशिका बनेंगी, 8 कोशिका, 16, 32। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो आएगी मोरूला। मोरूला का मतलब होता है कि वो जो कोशिका या वो जो विभाजन जिसमें 8 से 16 कोशिकीय अवस्था उपस्थित होती है, यानी कि ये जो युग्मनज है इसमें जब विदलन चले, 2 कोशिका बनी, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, तो 8 कोशिका से लेकर 16 कोशिका की जो अवस्था है उस अवस्था को कहेंगे हम मोरूला। ठीक है, अब मोरूला में फर्दर फिर विभाजन चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगली जो स्टेज आती है अपनी वो है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट होती है 32 कोश की अवस्था। यानी कि 8 से 16 कोश की अवस्था को तो मोरूला बोल रहे हैं, 32 कोश की अवस्था को हम ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, अन्य ये तो ब्लास्टोसिस्ट उसको बोलते हैं हम ओनली मानवों में। अन्य जो जंतु है उसमें इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टुला बन जाती है, ठीक है, तो ब्लास्टुला देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो मोरूला है ये 8 से 16 कोश की एक ठोस गेंदनुमा संरचना है, इस तरह से समझ सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये सारी सेल्स हैं और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठोस गेंदनुमा संरचना है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल 2 प्रकार की संरचनाओं में अरेंज हो जाती है। ठीक है, एक तो जो आउटर सेल्स होती है, बाह्य सेल्स होती है जो इसकी परिधि का निर्माण करती हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कोशिका, हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको आगे। और बाकी जो बची हुई कोशिका है वो इसके
एक भाग में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, एक पिंड का फॉर्मेशन कर लेती है, एक मास का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे कहते हैं हम ICM या इनर सेल मास या अंतर कोशिकीय समूह। ठीक है, तो ये एक खोखली और ये जो कैविटी बनती है ये होती है ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक खोखली संरचना है, खोखली गेंदनुमा। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इससे नेक्स्ट जो स्टेज आती है जो 4th नंबर की है उसे कहते हैं हम गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला बोन। इस फेज में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट की अंतर कोशिकीय समूह है, ठीक है, देखो बाहर वाली जो अवस्था है, ठीक है, ये तो क्या होगी, हमने पढ़ा था कि भाई जब निषेचन होगा तो निषेचन एम्पुला में होगा, एम्पुला से ये चलते हुए आएगी 32 कोश की अवस्था तक ये जब पहुंचेगी, यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जब ये पहुंचेगी तो ये पहुंच जाएगी गर्भाशय में। ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं क्या करती है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है, कोरियोनिक अंकुरों का फॉर्मेशन करती है। और ये कोरियोनिक जो अंकुर है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं इस जायगोट को, ठीक है, या इस जायगोट को जो माता का जो गर्भाशय है उसमें उससे चिपकने में। ठीक है, यानी कि ये अपरा फॉर्मेशन में हेल्प करती है ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं। अब 32 कोश की अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ये गर्भाशय में आ गया और गर्भाशय में आकर ये आरोपित हो गया। आरोपित होने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है वो गैस्ट्रुला बोन चलती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो ICM कोशिकाएं थी, इंटरसेल मास था, ठीक है, ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजित होने के साथ साथ में इनमें विभेदन होता है। विभेदन होकर ये 3 प्रकार की, हम कह सकते हैं तीनों जो जनन स्तर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनका निर्माण कर लेती है। ठीक है, जब तीनों का निर्माण हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है न्यूरुलेशन या न्यूरुला बोन, जिसमें तंत्रिका जो तंत्र है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और न्यूरुलेशन के बाद में फिर अगली जो प्रोसेस है वो होती है अंग जनन, ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग जनन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो ऑर्गन्स है वो इंटीग्रेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड या समन्वित होकर ये बनाते हैं अंग तंत्र। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में है ना पाचन तंत्र, जिसमें हमारी आहार नाल सम्मिलित है, ठीक है, हमारा जो मुख्य भाग है वो सम्मिलित है, और उसके अलावा जो हमारी पाचक जो ग्रंथियां हैं वो सम्मिलित है। ठीक है, ये सारे एक साथ फंक्शंस करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड होकर कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो सारी स्टेज है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल से। ठीक है, पहली जो स्टेज है अपनी वो है विदलन या क्लीवेज। ठीक है, देखो पुत्री कोशिकाओं का ब्लास्टोमियर्स जो कहा जाता है, मतलब कि एक्चुअल में ये अपना जायगोट बन गया। ठीक है, दो पेरेंटल सेल थे अपने पास, एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट, ये दोनों तो पेरेंटल सेल होगी यानी पैतृक कोशिका। इससे जो नई कोशिका बन रही ये हो गई पुत्री कोशिका। अब ये पुत्री कोशिका में जब विभाजन चलेंगे दो कोशिका बनेंगी, फिर 4 कोशिका इस तरह से बनेंगी। ठीक है, तो ये जो 4 कोशिकाएं बनेंगी ना, इन कोशिकाओं को बोलेंगे हम पुत्री कोशिकाएं। और ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं, ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन पुत्री कोशिकाओं को कहते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जैसे देखो ये एक कोशिका थी जायगोट यानी युग्मनज, अब इस युग्मनज में विभाजन चला, बनी 2 कोशिकाएं, 2 से बनी 4, 4 से बनी 8 कोशिकाएं। तो ये जो 8 कोशिकाएं बन गई है ना, इसमें जैसे पर्टिकुलर एक ये जो कोशिका की बात करें, इसको कहेंगे एक ब्लास्टोमियर। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण का जो आकार है तथा उसका जो आयतन है वो रहता है समान। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपना युग्मनज बनता है, जब युग्मनज में विदलन चलते हैं यानी कि स्पेसिफिक डिवीजन चलते हैं, तो नंबर्स ऑफ सेल तो बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इसका आकार आयतन सेम रहेगा। ठीक है, भ्रूण की गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी कि सिंपल सी वे में बात करें तो जैसे 2 से 4 बन रही है, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में।
केवल कोशिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार घटता है तथा भ्रूण का आकार तथा आयतन समान रहता है। अब देखो, जैसे सपोज दैट ये एक अपना युग्मनज है, इस युग्मनज में प्रथम विभाजन होगा तो 2 कोशिका बनेंगी, द्वितीय विभाजन होगा तो बनेंगी 4 कोशिका, तृतीय विभाजन होगा तो बन जाएंगी 8 कोशिका। ठीक है, अब ये जो 8 कोशिकाएं बन रही है, पहले जो कोशिका थी अपनी एक कोशिका, उसका साइज देखो इतना बड़ा था, 8 कोशिका बन रही है, उनका साइज होगा छोटा। ठीक है, तो कोशिकाओं का आकार घट रहा है, जो अपना पूरा युग्मनज था उसका आकार एज इट इज रह रहा है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। अब हम बात करें तो न्यूक्लियो जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका रेशो और जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है उसका रेशो। ठीक है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो केंद्रक है उसका आयतन और जो कोशिका है या साइटोप्लाज्म है उसका आयतन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशो है, ठीक है, उसको निकाला जाता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का आयतन, केंद्रक का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है एक जो युग्मनज है जिसके अंदर विदलन चल रहा है उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, अब बात करें अपन कि प्रथम जो विदलन होता है वो होता है निषेचन के 30 घंटे पश्चात। फर्स्ट जो क्लीवेज डिवीजन होगा वो हमेशा होगा फर्टिलाइजेशन के 30 घंटों के पश्चात। सेकंड जो विदलन है वो होता है निषेचन के 40 घंटे पश्चात। यानी कि 2 कोशिका जो बन रही है ना, एक डिप्लॉयड कोशिका से 2 कोशिका बन रही है वो बनेंगी 30 घंटे पश्चात, और उन 2 कोशिकाओं से जो 4 कोशिका बन रही है वो बनेंगी 40 घंटे पश्चात। तृतीय जो विदलन होता है वो होता है निषेचन के 72 घंटे पश्चात। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तीसरे दिन। ठीक है, तो यानी कि जो अपनी स्टेज बन रही थी मोरुला, ठीक है, वो बनती है लगभग तीसरे दिन। ठीक है, निषेचन के बाद। प्रथम तथा द्वितीय जो विदलन है वो होते हैं मेरिडोनियल विदलन। मेरिडोनियल विदलन का मतलब क्या है कि प्रथम और द्वितीय जो ये विभाजन होगा, ठीक है, वो चलेगा लंबवत। ठीक है, इस तरह से, जैसे सपोज दैट कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को अपन इस तरह से काटे, ठीक है, तो प्रथम जो चलेगा ना, ये अपना जायगोट है, प्रथम विभाजन हुआ, इस तरह से 2 कोशिकाएं बनी। द्वितीय जो विदलन है, ठीक है, वो भी सेम होगा, 4 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, बॉल को अपन ने इस तरह से काटा और इस तरह से काटा। ठीक है, अब जो तृतीय जो विदलन होता है वो होता है इक्विटोरियल यानी हॉरिजॉन्टल। अब जो इसमें तृतीय विदलन चलेगा वो इस तरह से चलेगा, यानी कि जो 4 कोशिका बनी थी, ठीक है, जैसे हम इसको सिंपल सा समझे कि भाई जैसे एप्पल लो, ठीक है, और एप्पल को आप इस तरह से काटो, उसके 4 सेगमेंट्स हो जाएंगे, और चारों सेगमेंट्स को फिर आप जो अपना क्षैतिज तल है या हॉरिजॉन्टल तल है, ठीक है, उससे फिर काट दो तो 8 खंड बन जाएंगे, 8 सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय जो विदलन है उसको बोलते हैं मेरिडोनियल विदलन। ठीक है, और तृतीय जो विदलन है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल विदलन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, जैसे ये अपने पास एक जायगोट है, जैसे एक बॉल मान लो, ठीक है, अब इसको बिल्कुल हम काट रहे हैं बिल्कुल खड़ा, यानी कि इस तरह से हमने इसको काटा, तो ये डिवीजन हुआ मेरिडोनियल। अब ये 2 कोशिका बन गई, अब हमने क्या किया, इसको फिर से वही लंबवत से काटा तो बन गई 4 कोशिकाएं, यानी कि अब ये कोशिकाएं इस तरह से हो गई, जैसे ये है, इसको काटने के बाद में इस तरह से दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है,
जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये मान के चलो ये जो स्ट्रक्चर है वो है अपनी जायगोट, ठीक है। जब इसमें प्रथम विदलन चलेगा वो चलेगा इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो विदलन चलेगा वो चलेगा इस तरह से, ठीक है। 4 कोशिका बन गई और चारों जो कोशिकाएं हैं वो लंबवत अक्ष से बनी है। अब तृतीयक जो विदलन चलेगा वो चलेगा अपना जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्षैतिज जो अक्ष है उससे। तो 4 कोशिकाएं ऊपर बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी नीचे। इस तरह से तृतीय को जो विदलन होता है वो होता है इक्वेटोरियल विदलन, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? देखो, मनुष्य में होलोब्लास्टिक तथा रोटेशनल होता है विदलन। होलोब्लास्टिक और रोटेशनल विदलन कैसे? तो देखो, ये अपना एक जायगोट है, इस जायगोट से 2 कोशिकाएं बनी है, इस जायगोट से 2 कोशिका बनने के बाद ये बन गई 4 कोशिकाएं, ठीक है। 4 से फिर बन गई 8 कोशिकाएं। अब देखो, ये जो विदलन चल रहा है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं हम होलोब्लास्टिक विदलन। सेकंड है अपना रोटेशनल। रोटेशनल क्या होता है? तो देखो, अभी चल किस तरह से रहा है? इस तरह से, यानी पहले लंबवत चला, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना क्षैतिज हो गया। ये क्षैतिज होने के बाद में क्या होता है कि ये जो विदलन है या ये जो अपना संरचना बन रही है, ठीक है, इसमें से इस तरह से ये एक कोशिका होती है, बाकी कोशिका इस तरह से रोटेट हो जाती है, घूम जाती है, ठीक है। जैसे देखो, ये रहा रोटेशनल विदलन, 2 कोशिका बनी, 4 बनी, 8 बनी। 8 बनने के बाद में एक कोशिका रह गई इस तरफ, या हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन्होंने एक कैविटी बनाई इस तरफ और बाकी कोशिकाएं एक साइड आ गई, यानी रोटेट हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा और विदलन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आइसोलेसिथल विदलन, या इसे हम कह सकते हैं रेडियल विदलन, जो होता है एकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सस में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड है स्पाइरल, जो होता है एनेलिड्स या मोलस्का में या चपटे कृमियों में, ठीक है। थर्ड होता है अपना बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व, जो होता है ट्यूनिकेट्स में। फोर्थ अपना रोटेशनल, अपन ने पढ़ाया, जो स्तनधारियों और निमेटोड्स में होता है। और नेक्स्ट जो विदलन का जो टाइप है वो है मीजोथीलियल या मीजोलेसिथल, ठीक है। ये मीजोलेसिथल इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये कुछ विदलन के टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विदलन का जो अनिर्धारित जो प्रकार है, ठीक है। जैसे देखो, अनिर्धारित प्रकार का मतलब जो ब्लास्टोमियर्स है उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है। यह क्वालिटी 8 कोशिका अवस्था तक बनी रहती है, यानी सिंपल से वे में अगर हम बात करें तो देखो, किस तरफ से कैसा विदलन होना है। ऐसा नहीं है कि भाई पहला जो विदलन हो गया, ठीक है, वो तो अपना मेरिडोनियल हो गया, सेकंड इक्वेटोरियल हो रहा है, नहीं। ये पहले से फिक्स होता है कि फर्स्ट विदलन सेकंड विदलन दोनों मेरिडोनियल होंगे, थर्ड विदलन होगा वो होगा अपना इक्वेटोरियल। मतलब कि इनका जो फेट है वो पहले से डिसाइडेड होता है। यदि प्रथम जो विदलन है उसके पश्चात बनने वाली दोनों जो कोशिकाएं हैं किसी कारणवश पृथक हो जाती है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का होता है निर्माण। अब होता क्या है, देखो, पहला जो विदलन हुआ ये अपना जायगोट, इसमें फर्स्ट जो विदलन हुआ, अब बन गई 2 कोशिकाएं। अब ये बनने वाली जो 2 कोशिकाएं हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो केमिकल कारण हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, चाहे फिजिकल हो सकता है, कोई रेडिएशन, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, किसी भी कारण से अगर ये जो दोनों कोशिका बनी है ये दोनों कोशिकाएं सेपरेट हो जाए, पृथक हो जाए, तो 2 भ्रूणों का निर्माण होगा। पृथक होने के बाद में ये एक अलग कोशिका हो जाएगी, एक अलग कोशिका, ये भ्रूण अपना अलग बनाएगी, ये अलग बनाएगी, 2 भ्रूणों का निर्माण होगा। दोनों जो भ्रूण है जो बनेंगे, ठीक है, या जो दोनों शिशु बनेंगे बाद में, वो कहलाएंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है कि इनको कहेंगे हम शक्ल जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले, क्योंकि दोनों का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो तो सेम है ना। तो दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जब सेम है तो उनकी शक्ल भी सेम होगी, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि एक जो जाइगोट है उससे बनने वाले 2 ट्विंस, ठीक है, या हम शक्ल जुड़वा, समान शक्ल वाले जुड़वा। अब होता कैसे है, जैसे देखो, ये एक ओवम है, इसको स्पर्म ने क्या किया, फर्टिलाइज किया। अब 3 पॉसिबिलिटी है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर अगर ये जो अर्ली एम्ब्रियो है, ठीक है, वो इम्प्लांट होने से पहले ही क्या हो जाए, 2 भागों में टूट जाए।
अब ये दो भागों में टूटेगा, टूटने के पश्चात देखो इनमें जैसे ये टूटा, दो कोशिकाएं बनी। अब ये जो दो कोशिका बनी है फर्दर इनमें क्लीवेज चलेगा, जिससे ये जो दोनों कोशिकाएं हैं पहले दो कोशिका बनाएंगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यानी कि सिंपल से वे में कहीं तो मोरूला स्टेज आएगी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी। अगर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है और इनमें जो इनर सेल मास है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में रह जाता है, ठीक है, तो दोनों में सेपरेट बनेगा अपरा, दोनों का अपरा है वो बनेगा पृथक रूप से, ठीक है। और सेपरेट इसमें जब प्लेसेंटा बनेगा तो सेपरेट ही इनमें क्या होगी, जो मेम्ब्रेन्स है अपनी कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, ये सेपरेट बनेंगी, ठीक है। अगर ये जो इम्प्लांटेशन से जो पहले जो भ्रूण बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाए कि इनकी जो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज है, उस ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में जो इनर सेल मास है, ठीक है, वो रह जाए जस्ट एक तरफ, ठीक है, तो एक तरफ रह जाएगा, तो इनसे जो प्लेसेंटा बनेगा वो बनेगा शेयर, यानी कि दोनों का जो प्लेसेंटा है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का कॉमन प्लेसेंटा रहेगा, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है वो बनेंगी सेपरेट सेपरेट, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, अगर ये जो अर्ली एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट से पहले क्या हो जाए, वो एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन वोम्ब एंड देन स्प्लिट लेटर, यदि ये इम्प्लांट हो जाए, ठीक है, और इम्प्लांट होने के बाद में ये दो भागों में टूट जाए, तो दो भागों में जब ये टूटेगा, ठीक है, आरोपित हो गए, आरोपित हो गया तो दोनों का जो प्लेसेंटा वो एक रहेगा, और एक रहेगा। जब ये दो भागों में आरोपित होने के बाद टूट रहा है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स बनेंगी, ठीक है, वो तो इनकी कॉमन ही बनेंगी, प्लेसेंटा कॉमन है तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दोनों की कॉमन रहेंगी, यानी कि एक जो पूरा मेम्ब्रेन पाउच है उसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन टाइप के मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। अगर जो हमारा जायगोट था, ठीक है, जो अपना 2 सेल अवस्था में आए या 4 सेल 8 सेल अवस्था में आए, और ये दो सेपरेट, ठीक है, दो सेपरेट सेगमेंट्स में, दो सेपरेट पार्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या हमशक्ल जुड़वाओं का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वो है अपनी मोरूला। देखो पहला हुआ अपना जो जायगोट था उसमें क्लीवेज डिवीजन हुआ, ठीक है, 2 कोशिका बनी, 4 कोशिका बनी, 8 कोशिका बनी, या 8 से 16 कोशिका अवस्था आई, ठीक है। तो 8 से 16 कोशिकी अवस्था है, उस अवस्था को कहते हैं हम मोरूला, ठीक है। तो देखो ये जो मोरूला है एक्चुअल में इसका जो साइज होता है वो होता है मलबेरी की तरफ, यानी कि जो शहतूत होता है उसके जैसा इसका आकार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोरूला। शहतूत के आकार की संरचना होती है इसलिए इसे हम बोलते हैं मोरूला। यह 8 से 16 कोश की अवस्था वाली, या 8 से 16 कोश की अवस्था होती है, या हम कह सकते हैं कि एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, जो मैंने आपको बना के दिखाई थी। जैसे मैंने आपको बना के बताई थी, इस तरह से ये सारी कोशिकाएं बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक रहती हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रही है। जैसे बात करें, एक सेकेंड, देखो ये तो इनकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, 8 से 16 कोश की अवस्था है और कॉम्पैक्टली अवस्था है, तो इस प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट होती है ये कोशिकाएं। बिल्कुल सघन रूप से व्यवस्थित है।
ठीक है, ये मोरुला अवस्था है। ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये एक्चुअल में एक जो अपनी मोरुला स्टेज है, ठीक है, वो इस तरह से दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ठीक है। अंडवाहिनी में ये उपस्थित होता है। ऑब्वियसली बात है कि भैया जब एम्पुला में क्या हो रहा है, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब एम्पुला में ओवम का, ठीक है, तो जब एम्पुला में ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यूट्रस की तरफ मूव करता है। जब ये यूट्रस की तरफ मूव करता है तो मोरुला स्टेज भी कहां बनेगी, वही अपनी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर। चारों ओर इसके जोना पेल्यूसिडा उपस्थित होता है। अब देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बाहर की लेयर थी कोरोना वाली, ठीक है, कोरोना रेडिएटा वाली लेयर, वो लेयर तो क्या होगी, वहीं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ या इसके चारों तरफ जो लेयर बचेगी वो बचेगी अंडाणु की कोरोना रेडिएटा लेयर, सॉरी जोना पेल्यूसिडा लेयर। और ये मैंने आपको बताया था कल, देखो ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, ठीक है, ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ना पहुंच जाए और ये जो संरचना है वो गर्भाशय में ना पहुंच जाए। क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि ये प्रीमेच्योर इम्प्लांटेशन को रोकता है कि भाई टाइम से पहले इसका इम्प्लांटेशन ना हो जाए। अगर टाइम से पहले इसका इम्प्लांटेशन होगा, जैसे सपोज दैट ये 16 कोष की अवस्था से जैसे ही बाहर निकली और अभी ये कहां पर है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ही है, और ये जो बाहर का जोना पेल्यूसिडा वाला लेयर है ये नष्ट हो जाए या यहां से समाप्त हो जाए, हट जाए, तो ये जो संरचना अपनी है मोरुला, उसका इम्प्लांटेशन कहां हो जाएगा, उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिससे जो कंडीशन कोज होगी, ठीक है, वो होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या हम कह सकते हैं उसे अपस्थानिक सहगर्भता, अपस्थानिक सहगर्भता, ठीक है। तो अपस्थानिक सहगर्भता से बचने के लिए ये जो मोरुला है, इस मोरुला के चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा लेयर बनी रहती है, ठीक है। अब जो थर्ड अपनी जो लेयर है या थर्ड अपनी जो स्टेज है वो है ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको अन्य जंतुओं में हम इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ह्यूमंस में इसे ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ब्लास्टुला नहीं कहेंगे। और यही मेजर, ये जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। अगर ह्यूमंस में इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे तो उससे पहले ह्यूमन इंक्लूड करेंगे हम। ह्यूमंस में हम इसे ब्लास्टोसिस्ट या मानव ब्लास्टुला कहेंगे, ओनली ब्लास्टुला नहीं कहेंगे, ये याद रखना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन गलत बहुत होता है। इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट जो स्टेज है वो है कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब क्या हो गया कि देखो भाई, ये जो 16 कोश की अवस्था थी जिसके अंदर ये सेल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज थी, ये सेल्स क्या करेंगी, दो प्रकार की लेयर्स बनाएंगी। एक तो सबसे आउटर बनाएंगी और एक भाई साहब ये एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगी। जब ये इस तरह से अरेंज होती है तो एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। अब देखो ये ब्लास्टोसील कह सकते हैं हम। ये जो ब्लास्टोसील है इसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही कहते हैं हम कैविटेशन, ठीक है। 32 कोष की अवस्था के पश्चात गर्भाशयी जो दुग्ध है, यानी कि जो यूटेराइन जो मिल्क होता है, जो एक तरह से हम बात करें जो स्पर्म्स जब इसमें पहुंचते हैं उन स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो 32 कोष की अवस्था के बाद जो गर्भाशयी जो दूध है, ठीक है, यूटेराइन जो मिल्क है वो एंटर करता है इसके अंदर। जब ये एंटर करेगा इसके अंदर तो कोशिकाएं दो प्रकार से अरेंज हो जाएंगी, ये एक तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना लेगी और एक इनर सेल मास बना लेगी। बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उसके अंदर ये यूटेराइन मिल्क भरा होगा, उस स्पेस को कहेंगे हम ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है।
में प्रवेश करता है तथा ब्लास्टोसिल गुहा का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखो ये जायगोट है, इससे 2 सेल बनी, 2 से बनी 4 सेल, 4 से बनी 8 सेल, 8 से बनी 16 सेल, और 16 से जब ये 32 सेल अवस्था बनेगी तो ये जो 16 कोशिकाएं यहाँ पर थी, ठीक है, इन 16 कोशिकाओं में यहाँ पर एंटर करेगा गर्भाशयी दुग्ध। और ये जो गर्भाशयी दुग्ध जैसे इसमें एंटर करेगा तो एंटर करने पर ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो 32 कोशिकाएं बनेंगी, ये 32 कोशिकाएं 2 प्रकार से अरेंज हो जाएंगी। एक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो तो भारी आवरण का निर्माण करेंगी, जिन्हें कहेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, और जो बाकी बची कोशिकाएं हैं वो एक पार्ट में या एक जगह पर जाकर एकत्रित हो जाएंगी, जिन्हें कहेंगे हम आंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास। ठीक है, बाकी बची हुई ये जो कैविटी है, इस कैविटी को कहेंगे हम ब्लास्टोसिल कैविटी। इसके अंदर भरा होगा यूटेराइन मिल्क। ठीक है, अब दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो हमने पढ़ा था कि मोरूला अवस्था है, उस मोरूला अवस्था में जो 8 से 16 कोश की जो ठोस गेंदनुमा संरचना है, उसके बाहर जो अंडावरण होता है जोना पेलुसिडा, वो बना रहता है। अंडावरण बना रहने का मीन्स क्या है कि ये एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है उसको बचाता है, यानी कि प्री मैच्योर इम्प्लांटेशन को ये रोकता है, टाइम से पहले जो इम्प्लांटेशन होता है उसको ये रोकता है। ठीक है, तो देखो सेकंड जो स्टेज आएगी वो अपनी आएगी हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मतलब कि ये जो बाहरी आवरण था जोना पेलुसिडा, अब ये क्या होता है, जब 32 स्टेज पे आती है ब्लास्टोसिस्ट ये बन गई। ठीक है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई 32 स्टेज पे आ गई तो ये कहां पर पहुंच जाएगी, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर जब ये पहुंचेगी तो फिर इसको क्या करना है भाई, इम्प्लांट होना है। तो इम्प्लांट होने के लिए जो बाहरी आवरण है जोना पेलुसिडा, इसका हटना जरूरी है, क्योंकि यही तो इम्प्लांटेशन को रोक रहा था। अब ये जो जोना पेलुसिडा है वो होता है ब्रस्ट, वो टूटता है, और टूटने के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उस जोना पेलुसिडा के अंदर से बाहर आ जाती है। ठीक है, 64 टू 128 कोश की अवस्था में, या हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5वें दिन जो जोना पेलुसिडा है वो एक स्थान से टूटती है। ठीक है, और उसके टूटने का रीजन क्या है, तो देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनी थी, जैसे देखो ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं थी, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एक एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जिन्हें कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्टिक एंजाइम। ये ट्रोफोब्लास्टिक एंजाइम इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं, और जोना पेलुसिडा को ये जैसे ही ब्रेक करेंगे तो जो ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट है वो जोना पेलुसिडा से बाहर आ जाएगी। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में ये जो इनर सेल मास है, आंतर कोशिका जो समूह है वो प्रेजेंट है इस तरफ, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं क्या करेंगी, एंजाइम सिक्रीट करेंगी। जैसे इन्होंने यहाँ से एंजाइम सिक्रीट किया तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो अपना जोना पेलुसिडा है इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा। जैसे ही जोना पेलुसिडा ब्रेक होगा तो ये जो अपनी ब्लास्टोसिस्ट है ये इस जोना पेलुसिडा से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस अवस्था को कहते हैं हम हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो हैचिंग है उसके पश्चात जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जोना पेलुसिडा से बाहर आती है, तथा इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो एंडोमेट्रियम का क्या करती है, भक्षण। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो जैसे एक ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम यहां पर इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा बनाते हैं। यह है जोना पेलुसिडा। अब इसकी जो ये आउटर सेल्स हैं, इधर से दिखेगा नहीं, देखो इसकी जो ये आउटर सेल्स है, ये है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं,
और इसके एक भाग में उपस्थित ये जो सारी कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं हैं आंतर कोशिकीय समूह या इनर सेल मास। अब होगा क्या कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एंजाइम सिक्रीट करेंगी। यहां से ये एंजाइम सिक्रीट हुए। अब जब एंजाइम सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, ये एंजाइम इस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसकी सेकंड स्टेज इस तरफ बनाता हूं मैं। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, वो कुछ इस तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो ये जो अपनी ब्लास्टोसिस्ट है वो बाहर आएगी, यहां से आ गई बाहर। बाहर आने के बाद क्या करती है कि ये जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं थी, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, जैसे देखो ये गर्भाशय की भित्ति है, एंडोमेट्रियम। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, जैसे ये बाहर आई, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये अब इसके बाद क्या हो गया, जोना पेलुसिडा हट गया। ठीक है, ये बाहर आने के बाद में क्या करती है, ये जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है, ठीक है, इन सेल्स को ये खाती है। खाती है का इन द सेंस मतलब है कि ये जो सेल्स है इनको यहाँ से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसको होना है ना, इम्प्लांटेशन करना है इसको। और इम्प्लांटेशन कब होगा, जब यहाँ से ये टिश्यू हटेगा और ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगी, जिन्हें हम कहेंगे कोरियोनिक विलाई। और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई ये जो मैटरनल टिश्यू है इसके साथ कनेक्शन बनाएगा। और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, और मैटरनल टिश्यू है, इसके बीच जो कनेक्शन बनेगा ना, उस कनेक्शन को ही कहेंगे हम प्लेसेंटा या अपरा। ठीक है, तो ये इम्प्लांट होने के लिए जो एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल की सेल्स को क्या करेगा, ये खाएगा या हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में आरोपित हो जाती है। और इसका आरोपण होता है लगभग 6ठे या 7वें दिन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा उससे 6ठे या 7वें दिन, या फर्टिलाइजेशन के बाद 6ठे या 7वें दिन वो जो एम्ब्रियो है, वो जो भ्रूण है, वो आरोपित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निषेचन के 6ठे या 7वें दिन वो जो फीमेल है वो गर्भवती हो जाएगी। ठीक है, देखो एक नोट है, जोना पेलुसिडा भ्रूण के प्रीमेच्योर आरोपण को रोकता है। जो मैंने पढ़ाया कि प्रीमेच्योर आरोपण क्या होता है, कि भाई आरोपण तो होना अपना गर्भाशय में है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि वो जो अपनी मोरुला स्टेज है, ठीक है, उस मोरुला स्टेज को ये कवर किए रहता है, क्योंकि मोरुला स्टेज है वो अपने फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगी। अगर ये फेलोपियन ट्यूब में ही हट जाएगा जोना पेलुसिडा, तो वो जो मोरुला है वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगी। अब फेलोपियन ट्यूब है, उसका जो साइज है या उसका जो व्यास है वो बहुत कम होता है। अब उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो जो गर्भ है उसका विकास हो ही नहीं पाएगा। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो रोपण हो रहा है उस अवस्था को हम कहते हैं अपस्थानिक सहगर्भता या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको बाद में रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट तो होगा नहीं उसका। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ये इस मोरुला स्टेज के चारों तरफ और ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ, ठीक है, मानव ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ ये उपस्थित रहता है। यदि जोना पेलुसिडा समय से पहले टूट जाता है तो अपस्थानिक सहगर्भता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो यूट्रस के अलावा, गर्भाशय के अलावा अगर कहीं भी आरोपण हो रहा है इसका, ठीक है, उसे कहते हैं अपन अपस्थानिक सहगर्भता। मेनली इसका आरोपण यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, उसके अलावा ऐसा और कोई स्थान है नहीं। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्य गर्भाशय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर भ्रूण का जो आरोपण होता है उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अपस्थानिक सहगर्भता। ठीक है, इसका जो सामान्य प्रकार है वो होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, अर्थात अंडवाहिनी में आरोपण। ठीक है, ये सबसे नॉर्मल है।
जैसे देखो ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताई थी कि ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं दो स्तरों में, या हम कह सकते हैं कि दो प्रकार से अरेंज हो जाती है। ये आउटर हो गई ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कोरियोनिक विलाई का निर्माण करता है, कोरियोनिक अंकुर या कोरियोनिक रसांकुर बोलते हैं इन्हें, ठीक है, जो प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। ये कैविटी हो गई जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ये हो गया आंतर कोशिका समूह। ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर गर्भाशयी दूध उपस्थित रहता है, और जो अंतर कोशिका समूह है ये क्या करता है, फर्दर और विभेदन होता है इसका, और विभेदन होने के बाद जो तीनों जनन स्तर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जो जनन स्तर है उनका क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। और ये जो कोशिकाएं हैं ये है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो ब्लास्टोसिस्ट थी, जिसमें पहली अपन ने देखी कोशिका ट्रोफोब्लास्ट, दूसरी देखी अपन ने आंतर कोशिका समूह, एक देखा हमने इसमें ब्लास्टोसील। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका थी, जो मैं आपको बता रहा था कि ये कोरियोनिक रसांकुरों का निर्माण करती है, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। तो किस प्रकार से ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में हेल्प करती है? ठीक है, देखो ये जो है वो कोशिकाओं का बाह्य परिधीय स्तर होता है। ये जो स्तर है ये है कोरियोनिक विलाई। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको कोरियोनिक रसांकुर। ठीक है, दूसरी जो अवस्था थी अपनी, ठीक है, यह जो स्तर है वो अंगुलीनुमा प्रवर्धों का निर्माण करता है, जिन्हें कहते हैं हम कोरियोनिक अंकुर। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो स्तर है, ठीक है, वो इस प्रकार से ये जो स्तर है वो इस प्रकार से अंगुलीनुमा प्रवर्धों का करता है निर्माण। इनको कहते हैं हम कोरियोन है, यह है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये करेगा निर्माण कोरियोनिक अंकुरों का। ठीक है, ये कोरियोनिक अंकुर है, ठीक है, वो ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में धस जाएगी, और धसकर ये एंडोमेट्रियम और कोरियोनिक विलाई दोनों मिलकर जो संरचना बनाएंगे उसे कहेंगे हम प्लेसेंटा या अपरा। कोरियोनिक अंकुर गर्भाशय के आंतरिक स्तर के साथ जुड़कर अपरा का निर्माण करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट बनी उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं हम HCG हार्मोन। और ये HCG हार्मोन गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक स्रावित होता रहता है। जैसे ये कोरियोनिक अंकुर बने, इनसे HCG हार्मोन सिक्रीट हुआ। ये HCG हार्मोन कब तक सिक्रीट होता रहेगा? 12वें सप्ताह तक। अब 12वें सप्ताह तक ये सिक्रीट होता रहेगा तो ब्लड में जो HCG है इसका लेवल हाई रहेगा। अब ब्लड में जब HCG का लेवल हाई रहता है तो आपने पढ़ाया कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रेगा न्यूज वगैरह जो किट आती है जिससे प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, वो अगर यूरिन में ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारी किडनी से ये क्या होगा, एक्सक्रीट होगा बाहर, यूरिन में आएगा। अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है तो सिंपल सा मतलब है कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और उसको हम उस किट के द्वारा पहचानते हैं। मतलब वो जो किट है वो कलर कब चेंज करेगी? जब HCG उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अगर HCG प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से है जो प्रेगनेंसी है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे हम ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोल सकते हैं।
HCG है वो LH हार्मोन की भांति काम करता है, ठीक है। एक काम तो क्या हो गया इसका कि भाई इसका लेवल जब हाई रहेगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी रहेगी, और प्रेगनेंसी रहेगी तो हम उसको जांच कर सकते हैं, एक काम तो हो गया। सेकंड है कि भाई ये जो HCG हार्मोन है ये LH हार्मोन की यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है। और याद करो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन था कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो भैया प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहेगा तो ये प्रेगनेंसी बनी रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो ये जो प्रेगनेंसी है वो मिसकैरेज हो जाएगी, ठीक है। जो कॉर्पस ल्यूटियम को गर्भावस्था की प्रथम 3 माह तक बनाए रखता है। अब प्रथम 3 माह तक क्यों बनाए रखेगा? क्योंकि प्रथम जो 3 माह होते हैं गर्भावस्था के, ठीक है, उन 3 माह में ये जो प्लेसेंटा है, ये जो अपरा है, वो पूर्णतः विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन अपरा से होने लग जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एमिनोरिया को प्रेरित करता है। अब याद करो कल हमने पढ़ा था एमिनोरिया, सॉरी परसों वाली क्लास में जब हमने मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो पढ़ा था एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब था अस्थायी रूप से जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसका बंद होना। और अस्थायी रूप से मेस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन थी अपनी, अगर वो जो फीमेल है वो गर्भवती हो जाए तब, अगर दूसरी हार्मोनल चेंजेस हो जाए तब, कुपोषण यानी कि वो संतुलित आहार ना ले तब, ठीक है। गर्भावस्था जो परीक्षण है, ठीक है, उसका आधार या हम कह सकते हैं गर्भावस्था परीक्षण को बोलते हैं ग्रेविडेक्ट टेस्ट। जो ये HCG हार्मोन मैंने आपको बताया है, ये HCG हार्मोन ही इस गर्भावस्था परीक्षण या जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसका आधार होता है। यानी कि देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि भाई HCG का जो स्तर है, ठीक है, वो प्रथम 12वें सप्ताह तक हाई रहता है ब्लड में। जब ब्लड में हाई रहेगा, ठीक है, यानी कि जितने अमाउंट में ब्लड को या बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उतना तो हमारी किडनी वापस इसे रख लेगी। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो किडनीज क्या करेंगी? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेंगी। अब इसका लेवल हाई रहेगा तो जो जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना तो बना रहेगा, उससे ज्यादा जो अमाउंट बचेगी वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है, ठीक है, जिसमें जनरली आजकल हम बात करें तो प्रेगनेंसी जो किट आती है, ठीक है, जो जैसे प्रेगा न्यूज वगैरह, ठीक है, उसमें जब जो यूरिन है, ठीक है, उसको डाला जाता है, ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज करती है। इफ अगर वो कलर चेंज कर रही है तो वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी, और कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो फीमेल नॉर्मल है, ठीक है। HCG हार्मोन व्यवहार के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। ये HCG जो हार्मोन है वो फीमेल में जो चेंजेस होते हैं, जो व्यवहार होता है उसका, जैसे अगर बात करें तो प्रेगनेंसी टाइम में जो या प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है स्टार्टिंग टाइम में, जैसे थोड़ा चिड़चिड़ा बनाना उसमें, ठीक है। उसके अलावा ये जो HCG हार्मोन है ये गर्भवती माता में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में जो चेंजेस होता है उनको भी ये करता है प्रेरित। जैसे कि बात करें मूड स्विंग होना, ठीक है, भाई बार बार मूड स्विंग हो रहा है, जैसे नोजिया या उल्टी का सा मन होना या जी मितलाना, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ना मन खराब होना, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस होना, मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह उठते ही ऐसे होती है ना बॉडी की यार थकान हो रही है, ठीक है ना। फूड चॉइस का परिवर्तित होना, फूड चॉइस का परिवर्तित होना मतलब कि जैसे आपने जनरली सुना है या जनरली आपने पढ़ा है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ठीक है, या स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो फीमेल है उसका खट्टा खाने का मन करता है, मतलब उसकी जो फूड चॉइस है वो चेंज हो गई, ठीक है। ये सारे HCG हार्मोन की वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसके टाइप की बात करते हैं। पहला टाइप है सीलोब्लास्टुला, ये होता है बिल्कुल खोखला ब्लास्टुला जो कि मेंढक में मिलता है या मेंढक का होता है। सेकंड है स्टीरियोब्लास्टुला, ये होता है सॉलिड ब्लास्टुला जैसे नेरिज या सिलेंड्रेटा का। थर्ड है पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ये होता है कीटो का। और फोर्थ है डिस्कोब्लास्टुला, ये होता है सरीसृपों, पक्षियों या प्रोटोथीरियन स्तनधारियों में, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट जो ब्लास्टुला था अपना, ठीक है, सीलोब्लास्टुला,
ये है सीलोब्लास्टुला, ठीक है। सेकंड जो ब्लास्टुला था अपना वो था स्टीरियोब्लास्टुला, जो सॉलिड था। थर्ड जो ब्लास्टुला था वो था पेरिब्लास्टुला, ठीक है। और फोर्थ था वो अपना था डिस्कोब्लास्टुला। चार प्रकार के ब्लास्टुला जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सातवें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में आरोपित हो जाती है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि भाई जो सातवें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में आ जाती है, उसका जोना पेलिसुडा वाला लेयर हट जाता है, और जोना पेलिसुडा लेयर हटने के बाद में उसकी जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, वो एंडोमेट्रियम की सेल्स को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करती है और वहां पर ये क्या हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। निषेचन के पश्चात द्वितीयक माह में यानी कि 8वें से 14वें दिन में, ठीक है, जैसे कि अपन ने बात करें ये ब्लास्टोसिस्ट अपनी अवस्था थी, ठीक है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो अपनी अवस्था है, ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है 8वें दिन जब इसका इम्प्लांटेशन होता है, जब आरोपण होता है 8वें दिन इसका, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इनर सेल मास है, ठीक है, वो इनर सेल मास दो लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो आंतरिक जो लेयर है इसे तो कहते हैं हम एपीब्लास्ट, और जो आउटर लेयर है ये, ठीक है, जो रेड कलर से दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं हम हाइपोब्लास्ट। दो प्रकार की लेयर का ये फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 9 डे क्या होगा, इसमें एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्राथमिक जो पीतक कोश है उसका इसमें निर्माण हो जाएगा, प्राइमरी जो योग सैक है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस तरह से देखो, ये कोशिका थी, इनर साइड वाली जो कोशिका थी वो तो अपनी हो गई एपीब्लास्ट, ये आउटर वाली हो गई हाइपोब्लास्ट, ये हो गई एपीब्लास्ट, और इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होने लग जाता है, उस कैविटी को बोलते हैं हम एमनियोटिक कैविटी। और जब इस कैविटी का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो एमनियोटिक कैविटी में, और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इसका प्राथमिक पीतक कोश, यानी कि प्राइमरी योग सैक, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये जो प्राइमरी जो पीतक कोश बना था, ठीक है, अब प्राइमरी पीतक कोश बनने के बाद में इसमें फॉर्मेशन होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, और मीजोडर्म का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होती है अपनी, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस, और एक और होती है अपनी योगसैक, ठीक है। अब देखो ये एमनियोटिक कैविटी है, और जब इसके अंदर ये जो अपनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर से इनका फॉर्मेशन होता है, तो जो प्राइमरी जो पीतक कोश है, ठीक है, प्राइमरी जो योग सैक है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी योग सैक में, ठीक है। अब देखो ये वाली जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर तो बनाती है कोरियोन, जिससे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है जो इम्प्लांटेशन में और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम हो गई। ये जो एमनियोटिक कैविटी है,
ठीक है। इस एमनियोटिक कैविटी को जो लेयर कवर करेगी उसे कहते हैं हम एमनियोन, ठीक है। ये मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके अलावा कोरियन हो गया अपना, ठीक है, एमनियन हो गया, योग सैक हो ही गया, ये एलेंटोइस का और फॉर्मेशन होता है इसमें। और ये जो पूरी अपनी स्ट्रक्चर है वो इस ट्रोफोब्लास्ट से जिस कनेक्शन के थ्रू जुड़ी रहती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कनेक्टिंग स्टॉक, योजी व्रंत बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जैसे कि बात करें कोरियन, एमनियन तथा कनेक्टिंग जो स्टॉक है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और फाइनली जो अपना जो भ्रूण होता है जो रोपित होता है गर्भाशय में, वो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की बात करें अपन, जैसे पहली जो भ्रूणीय झिल्ली है वो है अपनी कोरियन। कोरियन का फॉर्मेशन होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट तथा अतिरिक्त भ्रूणीय जो मेसोडर्म है वो मिलकर कोरियन का फॉर्मेशन करती है। मतलब इस लेयर में आप देखोगे, ठीक है, तो अतिरिक्त जो साइटोट्रोफिक सेल्स है, एक तो क्या होगा ये वाली जो लेयर, ठीक है, और अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म, एक तो ये वाली लेयर और अतिरिक्त भ्रूणीय जो मेसोडर्म थी ये वाली कोशिकाएं, ठीक है, ये दोनों मिलकर कोरियन का फॉर्मेशन करती है। ये कोरियन क्या करती है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब भ्रूण को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ये कोरियन अपरा या अपरा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे कोरियन से कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक रसांकुर बनते हैं, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड लेयर है अपनी एमनियोन। ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली तथा एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है, जो एपिब्लास्ट वाला पार्ट है। यह एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करेगी जैसे हमने पढ़ा था, और उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर वो जो परिवर्तनशील जो भ्रूण है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो उपस्थित होता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भ्रूण को शुष्क होने से बचाता है, यानी ड्राई होने से बचाता है। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन करता है, ठीक है, यानी वो जो भ्रूण है उसको झटकों से या धक्कों से बचाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक वैक्सी यानी हम कह सकते हैं चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसमें फ्री या हम कह सकते हैं कि मुक्त स्टेम सेल्स मिलती हैं, और ये जो स्टेम सेल्स है यही क्या करती है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। देखो ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, सबसे आउटर लेयर है वो है कोरियन। फिर इसके बाद वाली लेयर है एमनियोन, जिसके अंदर ये जो कैविटी है ये कैविटी है एमनियोटिक कैविटी, और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर भरा होता है एमनियोन द्रव, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह फंक्शन कर रहा है और जो एम्ब्रियो है उसको ड्राई होने से बचा रहा है, ठीक है। थर्ड जो लेयर है ये, ठीक है, ये वाली लेयर, ये लेयर है एलेंटोइस, ये एम्ब्रियो है ही। और फोर्थ जो लेयर है वो ये योग सैक है। एक्चुअल में ये जो योग सैक है ना वो सरीसृप और पक्षियों में एक तरह से ना इनके यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो इस एम्ब्रियो को जोड़े रख रही है इसे कहेंगे हम प्रिमिटिव स्टॉक, या कह सकते हैं कि कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। ये जो कोरियन है वो कोरियन फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है, जिनको कहेंगे हम कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये वाली कोरियोनिक विलाई, देखो ये कोरियोनिक विलाई तो बना रही है कोरियन, ठीक है। और यहीं पर सेकंड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये मैटरनल या एंडोमेट्रियम की लेयर है। अब देखो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर और ये जो कोरियोनिक विलाई है, इन कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम की लेयर के बिटवीन जो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, तो ये जो कनेक्शन, इस कनेक्शन को बोलते हैं हम
प्लेसेंटा, ठीक है, यानी अपरा। अब देखो नेक्स्ट है अपना, देखो दो मेम्ब्रेन हो गई अपनी, थर्ड है अपनी योक सैक। ये अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से मिलकर यानी कि हाइपोब्लास्ट से मिलकर इसका निर्माण होता है। पक्षियों तथा सरीसृपों में ये जो योक सैक है ये पीतक से भरी होती है। मनुष्यों में ये 8 सप्ताह के पश्चात विघटित हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो पक्षी वगैरह में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बनाया कि ये बनी रहती है, ठीक है। जो ह्यूमंस है उसमें ये 8th वीक के बाद क्या हो जाती है, डीजनरेट होने लगती है, और डीजनरेट होकर ये एक तो रक्त निर्माण करने लगती है, यानी कि इसके अंदर हीमोपोएसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड ऑफ ऑल ये नर तथा मादा जनन, और फर्स्ट तो हो गया ये रक्त निर्माण, सेकंड हो गया ये मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण, जिनको हम कह रहे थे स्पर्मेटोगोनिया, और ओगोनिया, जिनसे स्पर्म्स और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था। याद करो जब हमने ओवम के स्ट्रक्चर, सॉरी ओवरी की स्ट्रक्चर और जो टेस्टिस है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो जर्म सेल्स है या जो जनन कोशिकाएं हैं ये ओरिजिन में क्या होती हैं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर होती हैं, टेस्टिस से ये बाहर बनती है, ठीक है, लेकिन ये बाद में क्या हो रही है, ट्रांसफर होती है टेस्टिस में या ओवरी में, ठीक है। फोर्थ जो लेयर है अपनी इसकी वो है एलेंटोइस। ये अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। पक्षियों तथा सरीसृपों में ये जो एलेंटोइस है, ठीक है, सॉरी योक सैक नहीं, एलेंटोइस की बात, एलेंटोइस है वो यूरिक एसिड या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का संग्रह करता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पक्षियों या जो सरीसृप है उनमें ये जो एलेंटोइस है, ठीक है, वो मूत्राशय की तरह काम करता है। मनुष्य में नाभिरज्जु की जो रक्तवाहिनी है तथा जो नाभिरज्जु की जो वार्टन जेली है, यानी नाभिरज्जु के अंदर उपस्थित जो एक सब्सटेंस है, या हम कह सकते हैं कि जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करती है ये एलेंटोइस, ठीक है। अब देखो ब्लास्टुला वाली प्रोसेस हो गई अपनी। अब ब्लास्टुला के बाद में इसमें स्टार्ट होगा गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन में हमने बताया था कि भाई ये जो सारी सेल्स हैं, इनर सेल मास की जो सेल्स हैं जो हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट बना रही हैं, ये 3 लेयर्स में क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है, या 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर या जर्मिनल लेयर, जो होती है अपनी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तीनों जो प्राथमिक भ्रूणीय स्तर है, ठीक है, एक्टो, मेसो तथा एंडोडर्म का जो निर्माण होता है वो गैस्ट्रुलेशन में होता है, ठीक है, और वो होता है बाइलेमिनर डिस्क से। बाइलेमिनर डिस्क मतलब क्या हो गया कि ये जो 8वें दिन क्या होगा, ये जो इनर सेल मास था वो 2 स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अंदर प्रेजेंट जो स्तर है वो तो बनाएगा अपना एपिब्लास्ट, बाहर वाला हाइपोब्लास्ट, ठीक है। बाइलेमिनर डिस्क 8वें दिन जो इनर सेल मास है वो 2 स्तरों में विभाजित हो जाता है। ऊपरी है वो एपिब्लास्ट बना रहा है, निचला है वो हाइपोब्लास्ट बनाएगा। 15वें दिन जब 15वें दिन आएगा, ये तो जो प्रोसेस है वो हो रही है 8वें दिन। 15वें दिन ये जो एपिब्लास्ट है उसकी पृष्ठीय सतह पर एक प्रिमिटिव स्ट्रिक दिखाई देती है, एक हम कह सकते हैं प्रिमिटिव खांच दिखाई देती है। और ये प्रिमिटिव खांच का निर्माण कहां से शुरू होगा, या हम कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ये गैस्ट्रुलेशन को दर्शाती है कि भाई अगर वो जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के अंदर प्रिमिटिव स्ट्रिक बनने लग गई, ठीक है, तो मतलब कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ये पूंछ वाले भाग से स्टार्ट होती है, यानी टेल वाले पार्ट से ये बनना शुरू होगी, और टेल वाले पार्ट से ये बनते हुए चलते हुए जाएगी कहां पर, सिर वाले भाग तक, ठीक है। तो पूंछ वाले भाग से ये प्रारंभ होती है तथा सिर की ओर ये क्या करती है, गति करती है। प्रिमिटिव जो स्ट्रिक है, ठीक है, वो भ्रूणीय अक्ष तथा द्विपार सममिति का निर्धारण करती है। मतलब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो उस एम्ब्रियो का जो एक्सिस है उसको क्या करेगी, ये डिटरमाइन करेगी, और साथ में ही
उस एम्ब्रियो के अंदर, जैसे हम बात करें जब मानव की अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव के अंदर द्विपार्श्व सममित होती है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसको केवल एक सेंट्रल एक्सिस से हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसी जो सममिति है, ऐसी जो सिमेट्री है, उसको बोलते हैं हम बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, जैसे देखो ये आपको एम्ब्रियो है पूरा अपना, ठीक है, ये एम्ब्रियो के अंदर आपको एक खांचनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस खांचनुमा संरचना को कहते हैं हम प्रिमिटिव स्टिक। ठीक है, अब ये जो प्रिमिटिव स्टिक है, ठीक है, जैसे देखो ये प्रिमिटिव स्टिक बन गई अपनी। ये प्रिमिटिव स्टिक बनेगी कहां से? टेल वाले पार्ट से स्टार्ट होगी और फिर वो बनती हुई जाएगी कहां पर? सिर वाले भाग तक। जैसे इस डायग्राम में आपको इस डायग्राम में आपको प्रिमिटिव स्टिक दिख रही है। ठीक है, अब देखो ये जो गैस्ट्रुलेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं की मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है। ठीक है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब अब जो कोशिकाएं हैं, ठीक है भाई, तीनों जर्म लेयर्स बन गई और तीनों जर्म लेयर्स में जो सेल्स है उसकी तीनों जर्मिनल लेयर की जो सेल्स है, अब इनको फॉर्मेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का या बॉडी पार्ट्स का, तो ये फिर शो करती है वहां से मूवमेंट। ठीक है, कि भाई जैसे कि टेल वाले पार्ट है, ठीक है, और टेल वाले पार्ट में जैसे अपन बात करें कि भाई अपना जो हिप वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें बोन्स बनाने वाली, हिप बोन्स बनाने वाली सेल्स है वो यहाँ पर आकर अरेंज होगी। ठीक है, तो ये जो सेल्स का जो मूवमेंट है ना, इसको कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, जो कोशिकाओं की गति है, उस कोशिकाओं की गति, या हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की गति के कारण जो माइग्रेटरी फोर्स होता है उससे प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि क्या होगा, देखो गैस्ट्रुला स्टेज जब आएगी, ठीक है, तो जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो अपना अपना फंक्शन करेंगी। अपना अपना जब इसको फंक्शन करना होगा तो अपनी अपनी लोकेशन पर ये पहुंचेंगी। जैसे भाई हार्ट बनाने वाली कोशिकाएं है वो थोरेसिक रीजन में आएगी। ठीक है, और हम बात करें कि हमारा ब्रेन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो अपने हेड वाले पार्ट में आएगी। तो ये जो कोशिका है वो चलकर जब हेड वाले पार्ट तक पहुंचेगी, ठीक है, इससे जो हम कह सकते हैं माइग्रेटरी जो फोर्स बनेगा, यानी कि अंदर की तरफ ये जो कोशिकाएं इन्वेजिनेट होंगी तो एक खांच का निर्माण होगा। उस खांच को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ग्रूव या प्रिमिटिव स्टिक। प्रिमिटिव ग्रूव में अग्रभाग में हेंसन्स की नोड उपस्थित होती है जिसमें मेसोडर्मल कोशिकाएं होती है जो बाद में भ्रूण की नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे देखो जब इसमें अपने विभेदन चलेंगे, ठीक है, जब सेल्स यहां से माइग्रेट होंगी तो इसमें इस तरह की एक नोड नुमा संरचना दिखाई देगी। इस नोड नुमा संरचना को कहते हैं हेंसन्स की नोड। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रही है हेंसन्स की नोड, और ये जो हेंसन्स की नोड है ना, बाद में जाकर यही जो हेंसन्स की नोड है वो बाद में जाकर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एपिब्लास्ट के जो विसंयोजन से, यानी कि एपिब्लास्ट है उसके पृथक होने से एंडोडर्म तथा एक्टोडर्म के मध्य में मेसोडर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से सबसे पहले एक्टोडर्म का और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर इन दोनों लेयर्स के बाद में, ठीक है, जब ये दोनों लेयर्स बन जाती हैं तो बाद में इन दोनों लेयर्स के बीच में मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर बची हुई जो एपिब्लास्टिक सेल्स है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कोर्डा मेसोडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो प्राथमिक ऑर्गेनाइजर या इंड्यूसर की तरह कार्य करती है जिनसे रसायन स्रावित होते हैं और जो ऑर्गन फॉर्मेशन को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, प्राथमिक निर्मित जो अंग है, ठीक है, यानी सबसे पहले बनने वाला जो अंग होता है वो होता है हृदय, जिसका निर्माण होता है निषेचन के 21 दिन बाद। ठीक है,
प्राथमिक निर्मित जो अंग तंत्र है वो होता है तंत्रिका तंत्र, और इसका निर्माण होता है निषेचन के 22 से लेकर 28वें दिन के बाद। ठीक है, जो अपनी फोर्थ जो प्रोसेस थी, देखो पहले मोरूला, ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर गैस्ट्रोला। अब जो फोर्थ जो अपने स्टेप है, फोर्थ जो स्टेज है वो है अपनी न्यूरुलेशन या न्यूरुला भवन। ठीक है, अब ये जो न्यूरुला भवन है, ठीक है, इस स्टेज में बेसिकली अपन बात करें तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस स्टेज में सीएनएस, ठीक है, और सीएनएस अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, तो इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और पीएनएस उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्टेज है वो सीएनएस निर्माण के प्रारंभन को दर्शाता है। यानी सिंपल सी बात है कि भाई जब तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा तो सबसे पहले कंट्रोल करने वाला सिस्टम बनेगा, और कंट्रोल कौन कर रहा है पूरे तंत्रिका तंत्र को? सीएनएस। यानी कि पहले ब्रेन बनेगा और ब्रेन से बनेगा फिर अपना स्पाइनल कॉर्ड। निषेचन के पश्चात तृतीय सप्ताह के दौरान ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अपन ने बात की थी कि 22 से 28वें दिन तक ये प्रारंभ हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो होता है एक्टोडर्म से, और जो नोटोकॉर्ड क्षेत्र के ऊपर स्थित होती है। भाई जैसे बात करें अपन नोटोकॉर्ड की बात करें, ठीक है, इस नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है तंत्रिकाएं। ठीक है, या मेरुरज्जु जो यहाँ पर ये एंटर करता है जिसमें हम जनरली बनाते हैं ना कि इस तरह से एक वर्टिब्री बनाते हैं हम, एक कशेरु का बनाते हैं। तो इस कशेरुका में यहाँ पर तो ये जो अपना कशेरुक दंड वाला भाग है वो रहेगा, और इसमें बैक साइड में एक कैनल रहेगी जिसे कहते हैं हम न्यूरल कैनल, और इस न्यूरल कैनल के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब है वो सीएनएस का फॉर्मेशन करती है, और सीएनएस में प्रेजेंट होता है अपने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बाकी जो इसकी ब्रांचेज बच जाती हैं वो करती हैं किसका? पीएनएस का फॉर्मेशन। जैसे ये जो डायग्राम है इसमें देखो आप न्यूरुलेशन को, ठीक है, ये पहले एक न्यूरल प्लेट बनती है, जब इसका फोल्डेशन होता है, ठीक है, तो फोल्डेशन होगा तो ये न्यूरल ग्रूव बन जाएगी, और न्यूरल ग्रूव बनने का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह से न्यूरल ट्यूब बन गई, और यही न्यूरल ट्यूब क्या करेगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी, जिसको कॉमनली हम बोलेंगे सीएनएस। ठीक है, बाकी ये जो बची हुई न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाएं हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं ये शाखाएं पीएनएस का फॉर्मेशन करेंगी, जो हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा। ठीक है, बाकी जो बची जो शाखाएं हैं या इसे हम बोल सकते हैं क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट, जो पीएनएस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया कि भाई जो अपना एम्ब्रियो बनाता है या जो अपना जाइगोट बनाता, उस जाइगोट में स्पेसिफिक डिवीजन चले, जिससे मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनी, और ब्लास्टोसिस्ट फिर गैस्ट्रुलेशन जब ब्लास्टोसिस्ट में हुआ, ठीक है, तो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स बन गई, तीनों जर्म लेयर्स बन गई। वो जो तीनों जर्म लेयर्स है, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनोजेनेसिस प्रारंभ कर दी, अंग जनन प्रारंभ कर दिया, जिसमें अपन बात करें निषेचन के 21वें दिन बाद, या हम कह सकते हैं निषेचन के 21 दिन बाद, ठीक है, जो प्रथम जो ऑर्गन बनता है हमारी बॉडी में जिसे हम हृदय कहते हैं, उसका निर्माण होता है, और 22 से 28वें दिन में फिर प्रथम जो अपना सिस्टम बनता है, बॉडी का अंग तंत्र बनता है, वो बनता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली बात है जो अपन ने एक जो जायगोट बना है, ठीक है, उस जायगोट से कैसे विदलन होकर एक शिशु की और इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो देखा। अब जो ये भ्रूण था, ठीक है, ये भ्रूण क्या हो गया? आरोपित हो गया, और आरोपित होने के बाद में इसने तीनों जनन लेयर बना ली, और तीनों जनन लेयर बनने के बाद में जैसे इसकी जो न्यूरुलेशन स्टेज है उसमें हमने देखा कि भाई जो तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण हो गया, यानी कि जो अपना सीएनएस है उसका निर्माण हो गया और पीएनएस का निर्माण हो गया, यानी कि इन दोनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब
फर्दर जो अपनी क्लास है अगली, उस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि अंग जनन, ठीक है, कि कैसे अंगों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उसमें अपरा का निर्माण, कि कैसे जो अपरा बन रही है, ठीक है, वो कैसी संरचना होती है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्लेसेंटा का निर्माण, कि भाई अपरा तो अपन ने बना लिया, अब प्लेसेंटा हो गया अपना, कि जो अपरा और जो भ्रूण है दोनों को जोड़ने वाली ट्यूब जैसी संरचना, नली जैसी संरचना, ठीक है, जो माता से भ्रूण को पोषण और भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को माता के पास वापस पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे हम कि भाई जो नाभि रज्जु बन गया, नाभि रज्जु या जो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसके फॉर्मेशन के बाद में जब पूरा जो जेस्टेशन पीरियड चलता है, जो अपन मान के चलते हैं कि 9 मंथ का होता है या 9 मंथ 10 दिन का होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से कौन सा अंग कब बन रहा है, शरीर में कौन कौन सी गतियां हो रही है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वो जो शिशु है उसके जन्म की जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन या प्रसव, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो लैक्टेशन प्रोसेस है जिसमें जो माता है वो शिशु को मिल्क फीडिंग कराती है, ठीक है, दुग्ध का सेवन कराती है, ठीक है, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सारी जो प्रोसेस हमने लास्ट में डिस्कस की है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अपन अपनी अगली क्लास में।